हम अपनी सोलर सिस्टम के ग्रहों से गुजर रहे हैं। मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून से गुजरते हैं। फिर हम अपनी दुनिया के किनारे से अलग किसी अंधेरी जगह से गुजरते हैं। हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। ये ओट क्लाउड है और सोलर सिस्टम का काल्पनिक एरिया भी। यहाँ अनेक एस्ट्रॉइड और बर्फ के ब्लॉक हैं। हो सकता है कि यहीं से ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे बड़े धूमकेतु का जन्म हुआ था और अब ये सूर्य की ओर बढ़ रहा है। बर्नार्ड रेनेली बर्नस्टीन की खोज डार्क एनर्जी सर्वे के दौरान अनजाने में हुई थी। दूरबीनों का फोकस स्पेस से बहुत दूर सेट किया गया था। इसका मेन टारगेट ये देखना था कि स्पेस कैसे एक्सपैंड हो रहा है, यानी बढ़ रहा है। एस्ट्रोनॉमर्स स्पेस के दिखाई देने वाले हिस्से का बड़ा सा मैप बनाना चाहते थे। वैज्ञानिकों को 80,000 से भी ज्यादा इमेज को एनालाइज करने के दौरान एक मूव करती हुई चीज मिली जो हमारे ग्रह के बेहद करीब थी। इसका साइज लगभग 100 किलोमीटर में फैला था, यानी मिशिगन झील की चौड़ाई के बराबर। ये लंबी सी पूंछ वाला एक एक्टिव धूमकेतु था। आमतौर पर धूमकेतु की पूंछ तब बनती है जब वह सूर्य के करीब आता है। सूर्य की गर्मी धूमकेतु की सतह को गर्म कर देती है और इसकी बर्फ जैसी हल्की चीजें भाप में बदल जाती हैं। यही भाप और धूल बादल बन जाते हैं और फिर धूमकेतु से बहुत आगे तक फैलकर पूंछ जैसे दिखाई देते हैं। लेकिन बर्नार्ड रेनेली बर्नस्टीन सूर्य से काफी दूर है और इस तक सूर्य की गर्मी नहीं पहुंचती। इसका मतलब है कि इसकी सतह अलग तत्वों से बनी है। ये सॉलिड कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकता है। इसमें धूमकेतु की चमक बढ़ जाती है, इसीलिए इसे धरती से दूरबीन की मदद से देखा जा सकता है। बर्नार्ड रेनेली बर्नस्टीन की तुलना धरती पर गिरने वाले अब तक के सबसे बड़े उल्कापिंड से की जा सकती है। लगभग 660 साल पहले हमारा ग्रह करीब 10 किलोमीटर तक की चौड़ाई वाले एक भयानक उल्कापिंड से टकराया था। इस टक्कर में जो धमाका हुआ उसकी लहरें काफी समय तक धरती के चक्कर लगाती रहीं। इस धमाके ने बड़ी सुनामी को भी जन्म दिया। सुनामी की ये लहरें गगनचुंबी इमारतों से भी ऊंची थीं। विस्फोट की आग से धरती का बड़ा हिस्सा जल गया और डायनासोर, मछलियां और बाकी के जीवों का अस्तित्व खत्म हो गया। इस उल्कापिंड ने मैनहट्टन के साइज से भी 3 गुना बड़ा गड्ढा बना दिया था। जिस जगह ये गिरा था यहाँ सल्फर बहुत ज्यादा मात्रा में था। यही सब्सटेंस बहुत ज्यादा गर्मी के कारण भाप बनकर बादलों के रूप में आकाश में इकट्ठा हो गया। फिर यही एसिड बारिश के रूप में अगले कई हफ्तों तक पृथ्वी पर बरसता रहा। अब जो नया धूमकेतु मिला है वे इससे भी 10 गुना बड़ा है। अगर ये धरती की तरफ आ रहा होता तो आप इसे दूरबीन के बिना ही आंखों से देख पाते। ये रात के समय आकाश में चलते तारे की तरह दिखाई देगा। धूमकेतु के धरती पर पहुंचने से कुछ दिन पहले ये दिन में भी दिखाई देने लगेगा और इसकी पूंछ के अंतर को भी देखा जा सकेगा। जब ये धूमकेतु हमारे एटमॉस्फेयर में एंट्री करेगा तो बहुत तेज आवाज होगी और ये आवाज इतनी तेज होगी कि धरती के एक कोने से दूसरे में सुनी जा सकेगी। अब ये धूमकेतु हवा के साथ फ्रिक्शन की वजह से गर्म होना शुरू हो जाएगा और जलने लगेगा। अब इसके अनगिनत टुकड़े इसके मेन पार्ट से अलग होकर धरती पर गिरने शुरू होंगे। जैसे ही बर्नार्ड रेनेली बर्नस्टीन धरती को छुएगा, धमाके के साथ इसकी तेज रोशनी सब जगह फैल जाएगी कि सूर्य की रोशनी भी इसके सामने हल्की नजर आएगी। 1 सेकंड से भी कम समय में ये रोशनी हीट में बदल जाएगी। इससे हमारे ग्रह पर अब तक का सबसे बड़ा और भयानक विस्फोट होगा। ये वाकई जमीन को चीरकर इसे टुकड़े टुकड़े कर हवा में उछाल देगा। विस्फोट की लहरें लगभग 160 किलोमीटर तक सब कुछ भस्म करके रख देंगी। धीरे धीरे ये अलग दिशा में फैलती जाएंगी और पेड़ झुलसकर गिर जाएंगे। एक समय पर ये बर्फ से ढके पहाड़ों तक पहुँच जाएगा और बर्फ को पिघला देगा और आसपास के गाँव को बहाकर ले जाएगा। विस्फोट की लहर ग्रह के चारों ओर पहुंचेगी और सभी महाद्वीपों में बनी इमारतों के शीशे चकनाचूर कर देगी। सुनामी की लहरें इतनी ऊंची होंगी कि वे पूरे तटीय शहरों को डुबो देंगी। इतिहास के सबसे शक्तिशाली भूकंप से जमीन में गहरी दरारें आ जाएंगी। धमाके के बाद अरबों टन धूल और राख हवा में उड़ने लगेगी। एक बड़ा सा काला बादल सूर्य की रोशनी को धरती पर आने से पूरी तरह रोक देगा। धरती अंधेरे में डूब जाएगी। हवा का सारा मलबा पिघलने लगेगा और लिक्विड में बदल जाएगा। इसके बाद ये धरती पर वापस गिरेगा और बची कुची जगहों को भी तहस नहस कर देगा। हवा में फैली राख और धूल अगले कई महीनों तक सूर्य की किरणों को धरती पर नहीं आने देंगी। इस दौरान धरती का तापमान भी कई डिग्री तक कम हो जाएगा। यहाँ तक कि अगर इस दौरान हम
किसी गहरी सुरक्षित जगह या बंकर बनाकर भी छिपे होंगे तो भी इसके बाद हमारे जीवित बचने की उम्मीद लगभग न के बराबर ही रह जाएगी। पर अच्छी खबर ये है कि बर्नार्ड रेनाली बर्नस्टीन धरती के पास से होकर नहीं गुजरने वाला। अभी ये धूमकेतु सूर्य से लगभग 20 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर है, यानी धरती से सूर्य की दूरी का 20 गुना। इसका मतलब है कि धूमकेतु जल्द ही यूरेनस की ऑर्बिट यानी कक्ष पार कर जाएगा और 2021 तक ये हमारे सितारे से 11 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर होगा, यानी शनि के कक्ष से ठीक बाहर। ये सूर्य के सबसे नजदीक से गुजरने वाला बर्नार्ड रेनाली बर्नस्टीन होगा। इसके बाद ये फिर से सोलर सिस्टम के किनारे पर पहुंच जाएगा, लेकिन ये फिर से वापस आएगा। ये सूर्य से दूर चला जाएगा और तब तक धीमा होता रहेगा जब तक कि सूर्य की ग्रेविटी इसे वापस न खींच ले। धूमकेतु दोबारा हमारे सोलर सिस्टम का एक और चक्कर लगाएगा, लेकिन इसमें लगभग 30 लाख साल का समय लगेगा। फिलहाल तो हमें दूसरे उल्कापिंडों की चिंता करनी चाहिए, जैसे कि 3200 फैंथुन। ये मंगल, पृथ्वी, शुक्र और बुध के ऑर्बिट से होता हुआ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाकर वापस आ जाता है। इसमें लगभग 523 दिन लगते हैं। फिर ये दोबारा शुरू करता है। ये उल्कापिंड बहुत खतरनाक माना जाता है क्योंकि ये धरती की कक्ष से सिर्फ 7.5 पृथ्वी चंद्रमा की दूरी से गुजरता है। पिछली बार धरती के पास से गुजरते समय इसके 3.6 मील चौड़े चट्टान के टुकड़े ने हमारे ग्रह पर छोटे उल्काओं की बारिश कर दी थी। शायद अक्सर सूर्य के पास से गुजरने के कारण इसकी सतह मिट्टी के सूखे दलदल की तरह है, जिसमें खरोंच और दरारें पड़ी हुई हैं। जैसे ही ये पृथ्वी के ऊपर आता है, दरारों के टुकड़े टूटकर बिखर जाते हैं और उल्का की बारिश हो जाती है। लेकिन शायद सबसे बड़ा और खतरनाक एस्ट्रॉइड 1999 JM8 है। ये लगभग 77 फुटबॉल मैदानों के आकार जितना बड़ा है। ये धरती से 9 गुनी चंद्रमा की दूरी से गुजरता है। ये धरती के सबसे नजदीक 2137 के अगस्त तक आएगा। अगर ऐसा कोई भी उल्कापिंड पृथ्वी से टकराता है तो एक पूरे महाद्वीप का सफाया हो सकता है। दुनिया के बाकी हिस्सों में बड़े पैमाने पर सुनामी आ जाएगी, लेकिन दुनिया इस घटना के बाद जीवित बच जाएगी। तो नेचुरली साइंटिस्ट इस तरह के डिजास्टर से धरती को बचाने के तरीकों पर विचार कर रहे हैं। पहला सोल्यूशन तो एस्ट्रॉइड के साथ बड़ा धमाका है। फिजिक्स के एक लॉ के हिसाब से एक दिशा में फोर्स लगाने पर प्रतिक्रिया दूसरी दिशा में होगी। इसीलिए जब हमें कोई एस्ट्रॉइड धरती की तरफ आते दिखेगा जो ग्रह से टकराने वाला हो, तो हमें उसकी तरफ एक रॉकेट छोड़ना होगा। रॉकेट इससे टकराएगा और एक विस्फोट होगा। ये विस्फोट एस्ट्रॉइड के अंदर नहीं बल्कि उसके किनारे या ऊपरी सतह पर किया जाएगा। किनारे पर विस्फोट से इसकी दिशा बदल जाएगी, यहाँ तक कि छोटा सा विस्फोट भी इसकी दिशा बदलने में कामयाब रहेगा और फिर ये धरती से दूसरी ओर चला जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि इस अंतरिक्ष पिंड की तरफ किसी भी भारी चीज यानी स्पेसशिप को भेज दिया जाएगा। हर भारी चीज की अपनी ग्रेविटी होती है, इसीलिए जब स्पेसक्राफ्ट एस्ट्रॉइड के पास से गुजरेगा तो एस्ट्रॉइड की ये ग्रेविटी इसे अपनी ओर खींचेगी, लेकिन स्पेसशिप का इंजन इस ग्रेविटी का विरोध करेगा। अब शिप एस्ट्रॉइड को विपरीत दिशा में खींचना शुरू करेगा। इससे एस्ट्रॉइड के घूमने की दिशा बदल जाएगी और हमारा ग्रह सुरक्षित बच जाएगा। हम एस्ट्रॉइड के साथ स्पेसशिप की टक्कर भी करवा सकते हैं। बूम! या फिर हम ISS की तरह एक स्पेस स्टेशन भी बना सकते हैं। इसमें बड़े बड़े मैग्नीफाइंग लेंस लगे होंगे। इस स्टेशन को सूर्य के करीब भेजा जाएगा, जहां ये ऐसे एस्ट्रॉइड को ढूंढेंगे जिनसे हमें खतरा हो सकता है। फिर सभी लेंस से उन पर फोकस किया जाएगा ताकि सूर्य की किरणें विशाल चट्टान पर पड़े। गर्मी एस्ट्रॉइड की सतह के पदार्थों को भाप में बदलना शुरू कर देगी। यहीं से दोबारा फिजिक्स अपना काम करना शुरू करेगी। इस तरह तरल भाप बनकर ऊपर की ओर उड़ेंगे तो एस्ट्रॉइड की डायरेक्शन नीचे की ओर हो जाएगी। हम एस्ट्रॉइड को एक रिफ्लेक्टिव फिल्म में लपेट सकते हैं, यानी फॉइल जैसा कुछ। आमतौर पर उल्कापिंड सूर्य की ज्यादातर किरणों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन अगर एस्ट्रॉइड को फॉइल में ढक दिया जाए तो किरणें इसकी सतह से टकराकर बाउंस हो जाएंगी। इससे एस्ट्रॉइड को हल्का धक्का लगेगा और ये धरती से टकराने से बच जाएगा। और हाँ, हम रॉकेट इंजनों को भी एस्ट्रॉइड से जोड़ सकते हैं। इससे न सिर्फ एस्ट्रॉइड की डायरेक्शन बदल पाएंगे बल्कि हम इसे कंट्रोल भी कर सकेंगे। लेकिन ये एस्ट्रॉइड के साइज और इंजनों की संख्या पर भी डिपेंड करता है। और फिर हम इस बड़ी चट्टान की टक्कर दूसरे बड़े एस्ट्रॉइड से करवा सकते हैं।